हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स क्या थे? ये वो सिस्टम्स थे जो कि 1970s में आए। टाइम शेयरिंग सिस्टम में सीपीयू का टाइम मुख्तलिफ यूज़र अकाउंट्स के दरमियान शेयर किया जाता था, या आसान लफ्ज़ों में कहें तो एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट्स एक वक्त में इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते थे, टर्मिनल्स के ज़रिए। अब टर्मिनल्स क्या होते थे? एक टर्मिनल मॉनिटर स्क्रीन और कीबोर्ड पर मुश्तमिल होता था। तो आइए टाइम शेयरिंग सिस्टम की वर्किंग को समझते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। यूज़र 1 आता है और टर्मिनल 1 का इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट में लॉगिन करता है। तो यूज़र 1 अकाउंट मेन मेमोरी पर लोड होता है और टर्मिनल में शो होता है। अब यूज़र 1 प्रोग्राम 1 चलाता है। प्रोग्राम 1 मेन मेमोरी पर यूज़र 1 के एरिया में लोड होता है और टर्मिनल में शो होता है। इसके बाद यूज़र 2 आता है और टर्मिनल 2 का इस्तेमाल करते हुए यूज़र अकाउंट 2 में लॉगिन करता है, जो कि रैम पर या मेन मेमोरी पर लोड होता है और टर्मिनल में शो होता है। अब यूज़र 2 प्रोग्राम P2 चलाता है, जो कि मेन मेमोरी पे लोड होता है और टर्मिनल में शो होता है। उसके बाद यूज़र 3 टर्मिनल 3 का इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट में लॉगिन करता है और प्रोग्राम P3 चलाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम क्वांटम डिफाइन करता है, जो कि मैंने मिसाल के तौर पर 10 मिली सेकेंड रखा है। ये डिफरेंट भी हो सकता है। अब 10 मिलीसेकंड टाइम क्वांटम का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम हर यूजर अकाउंट को 10 मिलीसेकंड का टाइम देगा। तो किस तरीके से? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले यूजर 1 को 10 मिलीसेकंड का टाइम देगा और सीपीयू यूजर 1 के प्रोग्राम P1 को 10 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर 2 पर स्विच कर जाएगा और यूजर 2 को 10 मिलीसेकंड का टाइम देगा और सीपीयू यूजर 2 के प्रोग्राम 2 को 10 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर 3 पर स्विच करेगा और सीपीयू यूजर 3 के प्रोग्राम P3 को 10 मिलीसेकंड तक चलाएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से यूजर 1 पर स्विच कर जाएगा और यूजर 1 के प्रोग्राम को चलाया जाएगा और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। तमाम यूजर्स को 10-10 मिलीसेकंड का टाइम मिलता रहेगा। अब 10 मिलीसेकंड कंप्यूटर के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन हमारे लिए 10 मिलीसेकंड का टाइम बहुत ही छोटा है, हम इसको नोटिस भी नहीं कर सकते। तो यूजर्स को ऐसा लगता था कि उनके प्रोग्राम्स एक ही वक्त में चल रहे हैं, हालांकि इंटरनली सीपीयू का टाइम शेयर किया जा रहा होता था। अब मैंने यहाँ पर लिखा है विदाउट मल्टीटास्किंग। अब इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। शुरुआत में जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आए, उनमें यूजर अकाउंट्स के दरमियान तो मल्टीटास्किंग हुआ करती थी, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल यूजर अकाउंट्स की बात करें तो एक यूजर अकाउंट में एक वक्त में एक ही प्रोग्राम चल सकता था, एक से ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं चल सकते थे। इस वजह से इनको कहा जाता था विदाउट मल्टीटास्किंग। लेकिन बाद में जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स आए, उनमें एक यूजर अकाउंट में भी एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स चला करते थे और इन सिस्टम्स को कहा जाता था विद मल्टीटास्किंग। तो आइए इस डायग्राम को दोबारा से स्टडी करते हैं। ज्यादातर चीजें सेम हैं, थोड़ी सी तब्दीली होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अगेन यूजर 1 आता है और टर्मिनल 1 का इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट में लॉगिन करता है, प्रोग्राम P1 चलाता है।
इसके बाद यूज़र 2 टर्मिनल 2 का इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट में लॉगिन करता है और ये प्रोग्राम P2 चलाता है। इसके बाद यूज़र 2 ही प्रोग्राम P3 भी चलाता है। तो इस तरह यूज़र 2 अकाउंट में 2 प्रोग्राम एक साथ चल गए। यूज़र 3 आता है, अपने अकाउंट में लॉगिन करता है और प्रोग्राम P4 चलाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र 1 को 10 मिलीसेकंड का टाइम देगा और सीपीयू यूज़र 1 के प्रोग्राम P1 को 10 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच कर जाएगा यूज़र 2 पर। अब यूज़र 2 में चल रहे हैं 2 प्रोग्राम्स। तो जो 10 मिलीसेकंड यूज़र 2 को मिलेंगे, वो भी शेयर किए जाएंगे इन दोनों प्रोग्राम्स के दरमियान। यानी पहले सीपीयू 5 मिलीसेकंड तक P2 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद बाकी के 5 मिलीसेकंड P3 को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच कर जाएगा यूज़र 3 पर और सीपीयू यूज़र 3 के प्रोग्राम P4 को 10 मिलीसेकंड के लिए चलाएगा। उसके बाद अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र 1 पर स्विच कर जाएगा और इस तरह तमाम यूज़र अकाउंट्स को 10-10 मिलीसेकंड का टाइम मिलता रहेगा। हमने एग्जाम्पल के ज़रिए तो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स की वर्किंग को समझा। अब कुछ पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स 1970s में आए। Many users could use the computer at the same time using terminals. एक से ज्यादा यूजर्स या बहुत से यूजर्स टर्मिनल्स का इस्तेमाल करके एक ही वक्त में कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते थे। The operating system switched quickly between users programs. ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के दरमियान, ये यूजर्स के प्रोग्राम्स के दरमियान बहुत तेजी के साथ स्विचिंग करता था। The CPU executed a small part of each user's program, then moved to the next. अब ऑपरेटिंग सिस्टम जिस यूजर अकाउंट पर स्विच करता था, सीपीयू उसके प्रोग्राम को चलाता था। अब पूरा प्रोग्राम तो नहीं चलाता था। 10 मिलीसेकंड में जितना पोर्शन, जितना पार्ट उस प्रोग्राम का चल पाता था, सीपीयू उसे चलाता था या एग्जीक्यूट करता था और उसके बाद अगले प्रोग्राम की तरफ मूव कर जाता था। यूजर्स डिडंट नोटिस द स्विच। स्विचिंग इतनी तेज हुआ करती थी कि यूजर्स उसे नोटिस नहीं कर पाते थे। इट फेल्ट कंटिन्यूअस। यूजर्स को ये कंटिन्यूअस लगता था, यानी उन्हें लगता था कि तमाम प्रोग्राम्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। अब देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जाम्पल्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने दौर में एक मशहूर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। इसके अलावा मल्टिक्स, विंडोज सर्वर विद रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज और मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो मल्टी यूजर एक्सेस, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि इन सिस्टम्स को एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल कर सकते थे। फास्ट रिस्पॉन्स, अब क्योंकि यूजर अकाउंट्स के दरमियान बहुत तेजी के साथ स्विचिंग हुआ करती थी और तमाम यूजर अकाउंट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा होता था, इस वजह से रिस्पॉन्स बहुत तेज होता था। बेटर रिसोर्स यूज, क्योंकि रिसोर्सेज जैसा कि सीपीयू, मेन मेमोरी और स्टोरेज ये यूजर्स के दरमियान शेयर्ड हुआ करती थी, इसलिए इनका बेहतर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अगर लिमिटेशन की बात करें, वो है सिस्टम ओवरलोड। अगर एक वक्त में बहुत ज्यादा यूजर्स इस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते थे तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता था और परफॉर्मेंस मुतासिर होती थी। तो ये थे टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।